हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस हमने समाप्त कर लिया है। आज हमारी लास्ट क्लास है और इससे पहले हमने फूड टर्मिनोलॉजी पर चर्चा किया था और कुछ किचन टर्म पर चर्चा किया था। उसका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से ज्वाइन करके उस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ आपको रोज़ नहीं मिलेगी, बस वही 2 पीडीएफ मैंने दिया है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे मोटापा एवं अल्पभार। ये मैंने सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि आज हम देखेंगे बीएमआई निकालना। बीएमआई देखेंगे और आपका देखेंगे ओबेसिटी क्या है, अंडरवेट क्या है। उससे पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि हमने सुना होगा, आपने सुना होगा, हमने सुना भी है कि लोग कहते हैं कि मोटापा हो गया है और एक कहते हैं कि अतिभार हो गया है। क्या अतिभार और मोटापा दोनों एक चीज़ है? मतलब ओवरवेट और ओबेसिटी क्या दोनों चीज़ें सेम हैं? हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक? तो आज की जो क्लास है उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। अभी तक हमने मैथ को डिस्कस नहीं किया था। इसमें आपको मैथ मिलेगा, थोड़ा जोड़-घटाव मिलेगा, गुणा-भाग करना होगा। तो क्लास को आराम से देखिएगा और सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक? तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ओवरवेट और सबसे पहले हम ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता है कि वर्तमान समय में भारत की गंभीर समस्याओं में से एक समस्या मोटापा और अल्पभार है। मतलब कि ओबेसिटी और अंडरवेट है। जहां गरीब वर्ग अल्पभार से ग्रसित है, वहीं अमीर भाग जो है अमीर वर्ग के व्यक्ति हैं वो अतिभार या फिर मोटापे से ग्रसित हैं। आपको पता है कि जो हमारा भारत है ये दोहरा कुपोषण का शिकार है। कैसे? तो एक में आपका आ जाता है अल्पभार और एक में आ जाता है अतिभार या फिर ओबेसिटी आ जाती है। तो ओबेसिटी या जो है मोटापा किनको होता है? तो जो अमीर तबके के लोग होते हैं, उनमें जो है कुपोषण जो होता है वो आपका अतिभार या फिर मोटापे की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उनका अपने खान-पान पर, रहन-सहन पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। जो महँगी चीज़ें हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, मैदा हो गया, ये सारी चीज़ें महँगे हैं। तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो ये सारी चीज़ें हमेशा तो नहीं खा सकते हैं। तो ये खाता कौन है? जो अमीर वर्ग होता है। और जो हमारा गरीब वर्ग होता है, गरीब तबके के लोग होते हैं, वो किसके शिकार होते हैं? तो वो अल्पभार के शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पोषण है वो सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। एक तरफ जहाँ लोग एक जो अमीर वर्ग का व्यक्ति है वो ज़्यादा खाकर और अपनी जो है अपने दिनचर्या का सही सही से दिनचर्या ना होने के कारण मोटापा उसमें आ रहा है। वहीं जो अल्पभार है, गरीब तबके के लोग हैं, वो सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, ना उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिल पा रहा है और उनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उनको क्या हो जाता है? ऐसे में वो क्या हो जाते हैं? अल्पभार से ग्रसित हो जाते हैं। तो हमारा भारत आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा भारत है वो दोहरा कुपोषण का भार उठा रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन-कौन सा अल्पभार और अतिभार, ये दोनों ही कुपोषण से ग्रसित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओवरवेट क्या होता है? ओवरवेट मतलब अतिभार क्या होता है? ऐसे सामान्यतः तो हम क्या जानते हैं, अतिभार या फिर मोटापा दोनों एक चीज़ होती है, लेकिन नहीं, दोनों अलग-अलग होता है। कैसे? तो जो ओवरवेट होता है, एक जो व्यक्ति होता है उसका जो सामान्य भार है, अगर उसका भार भार से सामान्य भार से 20% बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ओवरवेट। और जो एक सामान्य व्यक्ति का जैसे एक महिला हो गई, एक जो फीमेल है और एक मेल है, तो आरडीए के अनुसार इनका जो वेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो मेल का होना चाहिए 65 किलोग्राम और फीमेल का होना चाहिए कितना? फीमेल का होना चाहिए 55 ग्राम। अगर इससे इससे अगर 20% बढ़ गया है उसका भार, तो वो किससे ग्रसित हो जाएगा? तो वो अति भार में आएगा। मतलब
ओवरवेट में आएगा। वहीं महिला का भी है कि अगर इसमें 20% इसके भार में वृद्धि हो चुकी है, तो वो किस में आएगी? तो वो आपकी आ जाएगी ओवरवेट में, लेकिन उसे हम ओबेसिटी का शिकार नहीं बोलेंगे। अगर वो व्यक्ति अब ओबेसिटी क्या है? तो ओबेसिटी वो है जब सामान्य भार से 20% से भी अधिक, मतलब 20% से लेकर 80% आ जाता है, तो वो किससे ग्रसित हो जाता है? तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। जैसे जैसे हमने बताया आपको, फीमेल का आरडीए के अनुसार कितना एक आदर्श महिला का जो भार होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो वो 55 किलोग्राम होना चाहिए। और एक पुरुष का कितना होना चाहिए? तो मेल का 65 होना चाहिए। ये आपका आरडीए के अनुसार है, ठीक? तो अगर इसमें 20% से भी अधिक वृद्धि होती है, अगर 20% है, फिर तो वो आपका ओवरवेट में आ रहा है। लेकिन अगर वो 20% से भी अधिक जा रहा है, तो किसका शिकार है? तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। दोनों का अगर भार 20% से भी अधिक है, तो वो किस में आता है? ओबेसिटी में आ जाता है। और अगर इससे भी अधिक होता है, तो फिर वो बीमारी में आ जाएगा। किससे? वो बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, ठीक? तो ओवरवेट और ओबेसिटी, ये दोनों का कन्फ्यूज़न आप नहीं होगा, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओवरवेट में कितना भार होता है, कितना प्रतिशत अधिक होता है, या फिर ओबेसिटी में कितना होता है। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि सामान्य भार से, जो एक महिला या पुरुष का जो एक आदर्श भार होता है, मतलब महिला का 55 और पुरुष का 65, अगर इसमें 20% भार बढ़ जाता है, तो वो ओवरवेट में आता है। अगर 20% से बढ़कर 80% के बीच में है, तो वो ओबेसिटी में आता है। लेकिन अगर 80% से भी अधिक हो जाता है, तो वो रोग से ग्रसित हो जाता है, रोगी हो जाता है, उसको बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक? ये तो हमने देख लिया ओबेसिटी और ओवरवेट के बारे में। अब हमें ये जानना है कि हम समझेंगे कैसे कि कोई व्यक्ति ओवरवेट है या कौन-सा व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है। अब ये जानना भी तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो मोटापे का निर्धारण करता है। मतलब जब हम कैसे पता चलेगा हमें कि हम मोटापे के शिकार हैं, या फिर हम ओबेसिटी के शिकार हैं, या फिर हम अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, कैसे हमें पता चलेगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले बीएमआई निकालना आना चाहिए। बीएमआई कैसे निकालेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहीं से ध्यान रखना है, क्या? कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, या इसे हम कहते हैं क्वार्टलेट इंडेक्स। बातें दोनों एक ही होती हैं। और ये बताया किसने है? तो ये आपको बताया है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने क्या बताया है? ये जो मतलब इन्होंने बताया कि बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे हैं। बीएमआई के बारे में किसने बताया था? तो बीएमआई के बारे में डब्ल्यूएचओ ने बताया था। आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? आपको यहाँ से बीएमआई का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो जाता है। दूसरा, आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ ये आपको, अगर कैलकुलेटर है आपके पास में तो कैलकुलेटर ले लीजिए, या फिर दूसरा फ़ोन है तो दूसरा फ़ोन ले लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गुणा, जोड़, घटाव, भाग करना ही करना है, ठीक? तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि 1 फीट में कितना इंच होता है। 1 फीट में कितना इंच होता है? तो 1 फीट में 12 इंच होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर अगर आपको 1 मीटर में फिट जानना है, हम कभी अपनी लंबाई मीटर में नहीं बताते हैं, या तो हम फिट में बताते हैं, या फिर हम सेंटीमीटर में बताते हैं। तो अगर जो आपकी लंबाई है, या आप कितने लंबे हैं? 1 मीटर के, तो अगर आपको फिट में बताना है, तो कितने फिट के हैं? 3.28 फीट के हैं। या फिर हम इसे 1 मीटर में कितना इंच होता है? तो 39.37 इंच होता है, ठीक? यहाँ आपने देखा 1 फीट में 12 इंच होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, और 1 मीटर में 39.37
इंच होता है। ये डाटा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं, ठीक? तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि बीएमआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अभी हमने कुछ ही दिन पहले शायद से 3 या 4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था बीएमआर के बारे में। तो आपको बीएमआई का फुल फॉर्म, बीएमआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक? हमने एनर्जी और बीएमआर दोनों साथ में पढ़ा था। आपको भी दोनों को जब भी पढ़ेंगे तो बीएमआई और बीएमआर और एनर्जी दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक? यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बीएमआई के बारे में। तो ये तो हमने देख लिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में बताया किसने है। अब आपको बीएमआई निकालना तो आना ही चाहिए, तो इसके लिए कुछ सूत्र रखे हैं। कुछ सूत्र क्या है? तो सूत्र आपका ये है, सूत्र आपका यही है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही लिमिटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। तो मुझे लगता है जितना आज हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, जितना आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएँगे। या फिर आप जो है जो यूथ की बुक है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक? तो बीएमआई का सूत्र क्या होता है? बीएमआई का सूत्र होता है शारीरिक भार, मतलब जो आपके शरीर का वेट है, उसका भार बटे शारीरिक ऊँचाई गुणे शारीरिक ऊँचाई। मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो भार है, शरीर का भार बटे ऊँचाई, ऊँचाई यहाँ पर ऊँचाई का स्क्वायर कर देंगे, ठीक? तो ऊँचाई का स्क्वायर आपका हो जाएगा, या फिर हम ऐसे बोलें कि बीएमआई बराबर कितना हो जाएगा? बीएमआई बराबर आप लिख सकते हैं वेट अपान जो आपका ये हाइट है, हाइट स्क्वायर, ठीक? तो ये आपका बीएमआई निकालने का सूत्र होता है। आप चाहे इसे इंग्लिश में ध्यान रखिए या फिर इसे हिंदी में ध्यान रखिए। हिंदी में बस शारीरिक भार, लेकिन किस में होना चाहिए? तो वो किलोग्राम में होना चाहिए। और इसको भाग किससे देंगे? तो शारीरिक ऊँचाई मतलब की घात 2, या फिर हम कह सकते हैं ऊँचाई स्क्वायर, लेकिन ये किस में होना चाहिए? तो ऊँचाई होना चाहिए मीटर में, ठीक? तो ये तो हो गया हमारा बीएमआई निकालने का सूत्र, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इसे ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? ये सूत्र आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए हमने एक क्वेश्चन भी नीचे रखा है। क्या? कि माना कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसकी जो शारीरिक ऊँचाई है, मतलब जो ऊँचाई है उसकी कितना है? 1.75 मीटर है, और जो उसके शरीर का भार है, वो कितना है? वो आपका है 75 केजी। अब हमें ये बताना है कि बीएमआई बराबर क्या होगा? तो आपको पता है जब हम बीएमआई निकालेंगे, बीएमआई बराबर क्या हो जाएगा? ये था आपका, पहले क्या रहेगा? पहले रहेगा शारीरिक भार, किसमें? किलोग्राम में, तो वो दिया गया है किलोग्राम में, ठीक? अब फिर क्या है? दूसरा है 1.75 इंटू 1.75, ये आपका दोनों 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर की बात की है। अगर आपने थोड़ा भी मैथ पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ मैंने नीचे सॉल्व भी किया है, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे आपने ये गुणा करके भाग कर दिया, जब आप गुणा करके भाग करेंगे तो आपका बीएमआई कितना आएगा? 24.5 आ जाएगा। आप इसको गुणा कीजिएगा और भाग कीजिएगा, देखिएगा कितना आता है। इसी तरह से आप अपना बीएमआई या किसी का भी बीएमआई निकाल सकते हैं। ये तो रहा हमें बीएमआई निकालने की बात, हम बीएमआई निकाल लेंगे सबसे पहले। लेकिन यहाँ नीचे आपको एक बीएमआई चार्ट दिया गया है, तो इस चार्ट को देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अब आप सब लोग अपना-अपना बीएमआई निकालेंगे और बीएमआई निकालने के बाद मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपका बीएमआई क्या आ रहा है। मतलब क्या आप अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं, क्या हैं? आप सभी को कमेंट करके बताना है। जब तक आप ये खुद से नहीं लगाएँगी, नहीं करेंगी, आएगा नहीं ये। तो थोड़ा टफ़ है, मैथ है, तो सॉल्व करेंगे 1-2 बार तो आसानी से आ जाएगा, इतना भी कुछ इसमें करना नहीं है। बस क्या करना है आपको? आपको पता होना चाहिए मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
दूसरे आपको गुणा भाग बस छोटा ही तो है, गुणा भाग कर देंगे आ जाएगा। तो आप सभी लोग जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे वो सभी मुझे कमेंट करके अपने बीएमआई बताएँगे कि आप किस में आ रहे हैं, ठीक? हर किसी को बताना है, मैं ये बार-बार बोल रही हूँ, मुझे सबका कमेंट चाहिए। अब हम देख लेते हैं इस चार्ट के बारे में। ये चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जो हमने निकाला था बीएमआई एक व्यक्ति का कितना आया था 24.5 आया था। अब हम देख लेते हैं वो व्यक्ति आ किस में रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 18.5 से 24.9 लेकिन हमने क्या देखा था 24.5 देखा था मतलब वो कहाँ आ रहा है नॉर्मल वेट में। क्या है वो नॉर्मल वेट है उसका। लेकिन अगर उसका वेट बीएमआई उसका 18.5 के नीचे आता है तो वो किस में हो जाएगा? वो अंडरवेट में आ जाएगा, ठीक? तो वैसे ही आपको ये चार्ट देख लेना है, इसको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अगर बीएमआई निकालना नहीं आ रहा है तो कभी-कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसका बीएमआई मान लेते हैं 32 है, तो वो किस में आ रहा है? उसका जो वेट स्टेटस है वो क्या है? तो आपको यहाँ से अगर ये चार्ट आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चार्ट को ध्यान रखना है। तो एक तरफ हमने दिया है बीएमआई और दूसरी तरफ दिया है उसका जो वेट स्टेटस है, ठीक? तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का बीएमआई 18.5 के नीचे है, तो वो किस में आएगा? वो अंडरवेट में आएगा। अगर किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 18.5 से 24.9 के बीच में है। कितना? 18.5 से 24.9 के बीच में है, तो उसका जो वेट होगा वो नॉर्मल वेट होगा। ये हमने जो अभी-अभी इससे पहले एक व्यक्ति का बीएमआई निकाला था, वो किसमें था? तो वो व्यक्ति था नॉर्मल वेट में। अगला है आपका अगर कोई व्यक्ति 25 से 29.9 के बीच में आ रहा है बीएमआई उसका, तो वो आएगा ओवरवेट में, ठीक? अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 30 से 34.9 के बीच में है, तो वो ओबेसिटी में आ जा रहा है, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट में आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 35 से लेकर 39.9 है, तो वो ओबेसिटी क्लास सेकंड में आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 40 प्लस आ रहा है, 40 से ऊपर है, तो वो किससे ग्रसित है? तो वो आएगा ओबेसिटी क्लास थर्ड में आएगा। ये चार्ट आपको ऐसे ही ध्यान रख लेना है, ठीक? मतलब क्या होगा कि वो कैसे जैसे हम उसे बोल सकते हैं मोटापा जैसे आपने देखा पहला क्या देखा क्लास फर्स्ट का मतलब क्या हो जाता है हम इसे हिंदी में अगर बोलें तो मोटापा जो है प्रथम श्रेणी का मोटापा होता है ठीक और ये सेकंड वाला क्या होता है तो ये द्वितीय श्रेणी का मोटापा होता है मतलब वो क्या है वो तीव्र रूप से मोटापे से ग्रसित है अगर वो थर्ड वाले में आ रहा है मतलब ओबेसिटी थर्ड में है तो वो क्या है वो एक अस्वस्थ है ठीक तो इतना हमें ये चार्ट ध्यान रखना है ये तो था हम बीएमआई कैसे निकालेंगे ये हम क्या देख रहे हैं मोटापा निर्धारण के जो है तत्व देख रहे हैं किस तरह से हम मोटापे का निर्धारण कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने देखा बीएमआई के आधार पर बीएमआई का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है बीएमआई का सूत्र भी आपको ध्यान रखना है बाकी इस चार्ट को भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अभी तक हमने कैसे 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अब अगला आ जाता है दूसरा ये सबसे आसान है आपका सबसे आसान कैसे तो ये क्या है ये ब्रोका इंडेक्स होता है अब ये ब्रोका इंडेक्स क्या होता है तो ये भी शरीर का जो है भार नापने का एक तरीका होता है कि आप मोटापे में हैं कि आप जो है ओबेसिटी के शिकार हैं ओवरवेट हैं अंडरवेट हैं क्या हैं आप तो ये भी उसका निर्धारण करता है और ये बहुत ही आसान होता है कैसे सबसे पहले तो हमें व्यक्ति की ऊंचाई पता होनी चाहिए सेंटीमीटर में दूसरा अब जब हमें उसका सेंटीमीटर में ऊंचाई पता है तो हम उसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो उसका जो आदर्श भार होना चाहिए वो आ जाता है ठीक तो आदर्श भार कितना है वो होना चाहिए जो आपका वो आ जाएगा तो ये सूत्र आप यहाँ से भी ध्यान रखेंगे
क्या है कि माना एक व्यक्ति की जो ऊँचाई है, यहाँ पर मैंने एक-एक उदाहरण लिया है, बहुत ज़्यादा उदाहरण मैं नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखना भी पड़ता है और अगर आप इसे अपने आस-पास के लोगों को जो घर में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ़ अगर उन्हीं का बीएमआई आप निकाल डालेंगे या फिर ब्रोका इंडेक्स के थ्रू आप निकाल लेंगे और ये पता कर लेंगे कि ये किस में आ रहे हैं, ओवरवेट में हैं, अंडरवेट हैं या ओबेसिटी के शिकार हैं। ओबेसिटी में भी आपने 3rd क्लास तक देखा है, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन किसमें आ रहा है। दूसरा है, ये हमने उदाहरण जो लिया है, माना किसी व्यक्ति की ऊँचाई कितना है 160 सेंटीमीटर है, तो उसका बीएमआई कितना होगा? तो उसका बीएमआई जो होगा हमने क्या बताया आपको कि जो उसका ऊँचाई है, जैसे हमने क्या देखा 160 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो उसका जो भार है कितना होगा? वो 60 केजी आ जाएगा, ठीक? ये तो था हमारा दूसरा वाला ब्रोका इंडेक्स। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए बीएमआई और वो चार्ट बस। दूसरा है आपका दूसरा आ जाता है तीसरा है मतलब बॉडी वेट। बॉडी वेट मतलब शारीरिक भार जो होता है, ये भी क्या होता है? इसमें शरीर के भार का माप कर मोटापे का स्तर ज्ञात किया जाता है। मतलब कि वो व्यक्ति किस में आ रहा है। शारीरिक भार प्रतिशत होगा और मोटापा होगा। मोटापा किस स्तर का है? तो अगर 25% है तो क्या होगा? माइल्ड होगा। माइल्ड मतलब मृदु होगा। अगर 50% है, शरीर का भार 50% है, तो वो मॉडरेट होगा। अगर 75% है, तो वो सीवर होगा। अगर 100% है, तो वो क्या होगा? तो वो वेरी सीवर होगा, ठीक? आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से? यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये चार्ट ध्यान रखना है। अगर आप कुछ नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो जो चार्ट दिया गया है आपको, वो चार्ट आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि चार्ट से भी आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये चार्ट ध्यान रखना है, ठीक? अगला क्या आ जाता है? अगला आ जाता है शारीरिक वसा का मापन। शारीरिक वसा का मापन कैसे होता है? तो शरीर की वसा का मापन करने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं कैलिपर या फिर त्वचा बलन यंत्र। यहाँ आपको ध्यान रखना है कैलिपर के बारे में। तो कैलिपर क्या होता है? वो शरीर की वसा को मापने का एक यंत्र होता है। आपको मैं कैलिपर दिखा देती हूँ, ऐसे होता है कैलिपर। तो क्या करते हैं, ये इस तरह से ये होता है कैलिपर और ये क्या किया जाता है, तो ये इसके द्वारा शरीर का जो भार होता है, मोटापा कितने आपके शरीर में कितनी वसा जमी है, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबरिंग की गई है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, यहाँ पर आपको नाम याद रखना है कैलिपर का। कैलिपर क्या होता है? तो शरीर में वसा मापने का एक यंत्र होता है, ठीक? अब अगला जो है आपका एक ये भी मेथड है आपके शरीर में आपके मोटापे को जानने का या फिर ओबेसिटी को, ओवरवेट, अंडरवेट ये सारी चीज़ें जानने का भी ये एक तरीका होता है। क्या? कमर कूल्हा परिधि अनुपात। अब ये क्या होता है? तो इस अनुपात के मापन में व्यक्ति में वसा के जमाव को जाना जा सकता है। इससे शरीर के ऊपर के भाग में कितनी वसा का जमाव है और शरीर के निचले भाग में कितने वसा का जमाव है, इस बात को समझा जा सकता है या जाना जा सकता है। किससे? कमर कूल्हा परिधि के द्वारा। और क्या है? तो और आपका आ जाता है भार एवं ऊँचाई मापन। आप भार और ऊँचाई के मापन से भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस में आ रहा है, मोटापे से ग्रसित है या फिर अति भार है, अल्प भार है, इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ये तो हमने वो नोट किए थे जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और भी कई मेथड होते हैं ये जानने के लिए कि व्यक्ति मोटापे का शिकार है या फिर अल्प भार है, अति भार है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए और सारे भी मेथड्स होते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखने हैं? सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो ब्रोका इंडेक्स है और जो हमने देखा एक बीएमआई निकालना, ये दोनों आपको आना ही आना चाहिए, ठीक? ये तो हमने देख लिया कि पहले हम जान लिए कि व्यक्ति मोटा है या फिर वो अल्प भार से ग्रसित है या फिर अति भार से ग्रसित है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब जब हमें ये पता चल गया है, तो अब हमें ये भी तो जानना चाहिए ना कि व्यक्ति में मोटापे का कारण क्या होता है? ओबेसिटी के कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला आपका आ जाता है आनुवांशिक।
आनुवांशिक क्या होता है? आनुवांशिक कारक क्या होता है? तो आनुवांशिक कारक वो होता है जैसे इसके अपेक्षा जो अन्य कारक होते हैं, अभी हम अन्य कारकों को भी देखेंगे। अन्य कारकों की अपेक्षा आनुवांशिकता जो होती है वो 50 से 70% अधिक प्रभावी होती है। मतलब कि अगर माता-पिता दोनों ही मोटे हैं, मोटे का मतलब स्थूल हैं, तो क्या है तो 80% आपकी संभावना ये हो जाती है कि जो बच्चा है वो भी मोटापे से ग्रसित होगा। अगर माता-पिता में से कोई मतलब कोई एक मोटापे से ग्रसित है, तब ये संभावना बन सकती है कि बच्चा जो होगा वो 50% मोटा हो सकता है, ये संभावना बन सकती है। तो सबसे पहले मोटापे का जो एक आपका कारण हो सकता है वो आनुवांशिकता हो सकता है। दूसरा दूसरा आपका आ जाता है बीमारी। मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है मोटा हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है थायराइड के बारे में। अगर कोई व्यक्ति थायराइड से ग्रसित है, तो वो कैसा होगा? तो वो मोटा होगा। क्या होगा? मोटा होगा। तो मोटे में एक कारण और क्या आ गया? दूसरा कारण आपका आ गया बीमारी, ठीक? अब अगला कारण क्या हो सकता है? अगला कारण आपका आ जाता है लिंग। अब लिंग कैसे प्रभावी है? लिंग कैसे कारण हो सकता है? तो लिंग भी कारण होता है मोटापे का। मोटापा किसी भी उम्र में, किसी भी लिंग के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में जो पुरुष होता है ना, पुरुष की अपेक्षा स्त्री में अधिक मोटाई देखी जाती है, मतलब अधिक मोटी हो जाती हैं। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इसमें से कुछ कारण में प्रमुख हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो वो क्या हो सकता है कि जैसे विवाह की उम्र तक जो लड़कियां होती हैं वो अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर का रख-रखाव काफ़ी रखती हैं। मतलब चुस्त फुर्ती अधिक दिखाती हैं। लेकिन शादी के बाद क्या करती हैं वो लापरवाही कर जाती हैं। लापरवाही करती हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती हैं, ना ही अपने खान-पान पर ध्यान देती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे मोटापा हो जाता है। यदि लड़की की शादी किसी उच्च परिवार में हो गया है, उसे कम परिश्रम करना है और खाना अधिक खा रही है, तो ऐसे में भी क्या हो जाता है, ऐसे में भी मोटापा हो जाता है। और आपको पता है कि जब एक महिला गर्भवती होती है, तो वो कितना वेट गेन करती है? मतलब कि 10 से 12 किलोग्राम उसका जो भार होता है, बढ़ता है। और आपको पता है कि भार बढ़ाना तो आसान है, बहुत आसान है भार बढ़ाना, लेकिन उसको घटाना आसान नहीं है। तो जो उसने 10 से 12 किलो का वेट गेन किया है, वो इतनी आसानी से नहीं घट जाता है। तो उसके शरीर में परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसके शरीर में ऑटोमैटिक वो मोटी रह हो ही जाती है। तो ये भी एक गर्भावस्था भी एक क्या होता है, कारण होता है जो कि यहाँ पर नीचे आपको दर्शाया गया है। गर्भावस्था क्या है? तो प्रत्येक जो गर्भकाल में एक जो महिला होती है ना, गर्भवती स्त्री, वो 10 से 12 किलो वज़न में वृद्धि कर लेती है। अब इस वजन का लगभग आधा भाग वसीय ऊतक के रूप में शरीर में संग्रहित होता है, जो शिशु जन्म के बाद भी बना रहता है। ऐसा नहीं है कि शिशु जन्म के बाद वो जो है हट जाता है। तो व्यक्ति मतलब जो महिला होती है वो क्या होती है, वो मोटी हो जाती है, ओबेसिटी उसका बढ़ जाता है। तो ये भी गर्भावस्था भी एक क्या होता है, गर्भावस्था भी मोटापे का एक कारण होता है, ओबेसिटी का कारण होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका चयापचय। अब चयापचय कैसे है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो चयापचय शक्ति होती है ना, वो मतलब खाते जाते हैं, बहुत खाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो होता है जैसे-जैसे खाना जो है उनके अंदर लगता है, तो जैसे सबके अंदर ना ये जो चयापचय की क्रिया होती है, वो भिन्न-भिन्न होती है। अब भूख पर चयापचय नियंत्रण तो शोध कर ही रहा है, लेकिन भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, वो निश्चित ना होकर एक अजीब-सी होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग खा लेते हैं और खाने के बाद क्या होता है, तो वो उनके शरीर में लगेगा, वो मोटे होते चले जाएँगे। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही खा लेते हैं। तो जो चयापचय होता है ना, चयापचय भी उनके मोटापे का एक कारण होता है। अगला है आपका दवाइयाँ। जो ये बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयाँ भी क्या करती हैं, ये भी एक मोटापे का कारण होती हैं।
स्टेरॉइड की दवाइयाँ हो गई, गर्भ निरोधक गोलियाँ होगी। अभी हमने देखा कि जो महिला होती है पुरुष की अपेक्षा वो ज़्यादा मोटी होती है। क्यों? पहले तो हमने देखा एक गर्भावस्था उसका कारण था। दूसरा हमने देखा कि कार्य अधिक ना करना, ज़्यादा आराम करना और खाने पर अपना कंट्रोल ना रखना, ये एक कारण था। और दूसरा एक ये भी है कि गर्भ निरोधक गोलियाँ, जो महिलाएँ ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, वो मोटी हो जाती हैं। और इंसुलिन। तो ये सारे कारण मिलकर एक महिला को ज़्यादातर जो महिलाएँ होती हैं उनको मोटा बनाने का कारण बन जाती हैं। अगला है आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति किस प्रकार से मोटापे का कारण हो सकती हैं? तो सामान्यतः आपको पता है जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो मोटापे के अधिक शिकार होते हैं क्योंकि वे शारीरिक श्रम तो बहुत कम करते हैं मतलब ना के बराबर करते हैं। साथ ही साथ में उनका खान पान पे कंट्रोल नहीं होता है। वो घी हो गया, तेल हो गया, सूखे मेवे हो गए, मक्खन हो गए, इन सब का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तली भुनी चीज़ें हो गए ज़्यादा खाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो मोटापे के शिकार होते हैं। अब आपने पहले भी देखा कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो मोटापे के शिकार नहीं होते हैं, अपेक्षा जो अमीर तबके के लोग होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो जो जिनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है और जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो काम कम करेंगे, परिश्रम कम करेंगे और ये जो खान-पान पे है, वो ज़्यादा खाएँगे। घी, तेल, मेवे, तली-भुनी चीज़ें, ये सब चीज़ ज़्यादा खाएँगे। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो क्या रोज़-रोज़ घी, तेल और सूखे मेवे, फल, मक्खन ये सारी चीज़ें रोज़ खाते हैं? नहीं। तो वो और कार्य वो अधिक करते हैं। मतलब कार्य वो आवश्यकता से अधिक करते हैं और जो उनको पोषण मिलता है वो बहुत कम रहता है। तो वो मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। लेकिन जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी होती है, श्रम नहीं करते हैं, खान-पान पर भी कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो वो किसके शिकार हो जाते हैं? ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। मानसिक स्थिति। अब मानसिक स्थिति जो होती है ये भी एक मोटापे का कारण बन जाती है। कैसे? तो कुछ लोग आपने देखा होगा जब उनको मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है मतलब वो किसी बात से परेशान होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। मतलब उनका खाते जाते हैं। तो जब वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अगला है आपका व्यावहारिक जीवन शैली। व्यावहारिक जीवन शैली आपकी कैसी है, ये भी आपके मोटापे का निर्धारण करती है। व्यवहारिक शैली में जो आपको पता है कि जिनका जो है आनुवांशिक जो व्यवहारिक लक्षण होते हैं, कुछ तो ये आनुवांशिक होते हैं। कुछ क्या होते हैं ऐच्छिक व्यवहार आनुपांशिक होते हैं और कुछ चयापचयी कारकों का कम कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में कैसे है? क्या वो तनाव से ग्रसित है? क्या वो अभिघात से है? तो अगर वो तनाव में है, अभिघात से है तो मतलब ट्रॉमा में है तो वो क्या हो जाता है मोटापे का शिकार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्या है, खुशहाल जीवन जी रहा है तो वो मोटापे के शिकार उतना नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति तनाव से ग्रसित है उसकी अपेक्षा, ठीक? तो ये सारे कारक क्या थे? ये सारे कारक हमने देखे ओबेसिटी के कि व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, ठीक? अब ये तो हमने कारक के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम देखते हैं डाइट में क्या चेंज करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है, तो उसके डाइट में हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको उसको कैलोरी कम देना चाहिए। उसको कैलोरी कम देना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि एक ही डाइट हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है कि नहीं है। अगर किसी के पास प्रोटीन बहुत है और हम उसे प्रोटीन भी अधिक दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कैलोरी कम कर देनी है, प्रोटीन बढ़ा देना है। अगला है डाइट छोटी होनी चाहिए। डाइट छोटी होने का मतलब क्या है कि उसे खाना तो खाना चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए लेकिन उसे थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए। जैसे 2 रोटी, 1 रोटी कर के छोटे-छोटे भागों में उसे विभक्त करके हमें कई बार खाना खाना चाहिए। अगला है वसा नहीं देना चाहिए। आपको पता है मोटापे में वसा का ही जमाव हो जाता है, तो वसा उसे नहीं देना चाहिए। मार्केट
प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। मार्केट प्रोडक्ट का मतलब जो चीज़ें बाहर बनी हैं, तो उन्हें हमें नहीं देना चाहिए। पहले तो हमने देखा उसे वसा नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे बाहर की अपेक्षा घर का खाना खिला रहे हैं, घर की चीज़ें दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आप घर पे बनाए हैं वो कितना फ्रेश है, कितना अच्छा है। लेकिन जो मार्केट में चीज़ें बन रही हैं, आपको पता नहीं है कि वो खाद्य पदार्थ अच्छे हैं या नहीं हैं। उसमें किस प्रकार का तेल का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उसमें मिलाए गए हैं, आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता है। लेकिन जो आप घर पर बनाते हैं, उसमें आपको पता होता है कि आपने कितना फ्रेश चीज़ डाला है, कितना नहीं डाला है, ठीक? अगला है कार्बन युक्त भोज्य पदार्थ ना देना। कार्बोनेटेड जो भोज्य पदार्थ होते हैं, वो नहीं देना चाहिए। हमने अभी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कार्बोनेटेड भोज्य पदार्थ के बारे में, जो पेय पदार्थ थे। तो जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं या भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको नहीं देना चाहिए। जैसे उसमें आ जाता है कोको कोला, पेप्सी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें उसके लिए वर्जित कर देना चाहिए। अगला आ जाता है कि शर्करा नहीं देंगे। मतलब जो व्यक्ति मोटापे का शिकार है उसको आप शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, चीनी मतलब मीठा, तो आप उसको मीठा वर्जित कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति बराबर पेठा खा रहा है तो उसका वेट आराम से बढ़ जाता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। तो अगर रेगुलर पेठा खाते हैं तो ये भी वेट बढ़ाता है। तो आपको अगर वेट कम करना है, आप ओबेसिटी के शिकार हैं, तो आपको शर्करा नहीं लेना चाहिए, मतलब मीठा बंद कर देना चाहिए। अगला है तरल पदार्थ लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए? तरल पदार्थ लेना चाहिए और विटामिन और मिनरल को शामिल करना चाहिए। ये तो था हम अपने डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं, जब हम ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं। अब अगला हमें ध्यान ये रखना है कि हमें कुछ दैनिक दिनचर्या भी करना चाहिए, कुछ दैनिक दिनचर्या भी करना चाहिए। जैसे जैसे हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें क्रियाशील रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, हमेशा लेटे नहीं रहना चाहिए, सोया नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। दूसरा है स्विमिंग, मतलब तैराकी कर सकते हैं, योगा, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये तो हमने जो बात की अभी तक वो की हमने ओबेसिटी के बारे में, मतलब कि हमने मोटापे के बारे में चर्चा किया। एक पहले तो हमने देखा मोटापे का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, मतलब हम जान कैसे सकते हैं कि हम मोटापे हैं, मोटे हैं, या फिर हम अति भार हैं, या फिर हम अंडर भार हैं, मतलब कि अंडरवेट हैं, अल्प भार से ग्रसित हैं। ये तो हमने देख लिया। अब हमें कुछ अल्प भार के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या था? अल्प भार और अति भार। अति भार नहीं, ओबेसिटी, मोटापा। अब अल्प भार क्या है? तो भारत में अति एवं अल्प भारिता दोनों ही समस्या व्याप्त है। ये हमने पहले ही चर्चा कर ली कि जो हमारा भारत है वो दोहरे कुपोषण के भार से ग्रसित है। दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। एक अल्प भारिता और एक अति भारिता, मतलब ओबेसिटी। अल्प भारिता का तात्पर्य सामान्य भार से कमी को प्रदर्शित करता है। हमने पहले भी देखा कि अगर किसी का बीएमआई 18.5 से नीचे है तो वो किससे ग्रसित है? तो वो व्यक्ति जो है वो अल्प भार से ग्रसित है, ठीक? और हमने शुरू में ही देखा था कि कैसे हम अल्प भार ग्रसित अब अल्प भार सॉरी अति भार और ओबेसिटी को हमने वहाँ पर डिफाइन किया था। अभी यहाँ हमने क्या देख लिया? अल्प भार। तो अल्प भार क्या होता है? तो जिसका बीएमआई 18.5 से नीचे रहता है, उसको हम अल्प भार कहते हैं। जो हमने बीएमआई चार्ट देखा था, वहाँ पर भी इसको डिस्कस किया था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चिपका लीजिएगा कहीं, ठीक? अब आगे आ जाता है आपका अल्प भार के कारण। अल्पभारिता के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? अभी तक तो हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने अल्प भार नहीं सॉरी हमने देखा था अति भार का या फिर मोटापे का कारण देखा था। वैसे ही हमें अब क्या देखना है? अब हमें देखना है अ, अल्प भार का कारण देखना है, ठीक? तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले खाने में रुचि, खाने में अरुचि। अब खाने में अरुचि का क्या मतलब हो सकता है? जैसे आप
खाना कैसे खा रहे हैं? कई लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं, सुबह नाश्ता कर लेंगे या फिर शाम को चाय पी लेंगे। मतलब वे क्या करते हैं, नाश्ता कर लेंगे, चाय नहीं पिएँगे, वो सॉरी चाय पी लेंगे, खाना नहीं खाएँगे। आपने कई बार देखा होगा घर पे लोग क्या करते हैं, सुबह-सुबह चाय नाश्ता कर लेते हैं और क्या करेंगे, चले जाएँगे। दिन भर नहीं खाना खाएँगे, शाम को आएँगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो जो खान-पान की आदतें हैं, मतलब व्यक्ति का खाने में रुचि कैसा है, इससे वो जो है मोटापे का शिकार होगा या जो है वो दुबला-पतला होगा। ये जो है आपका दर्शाता है आपका खाने-पीने में रुचि कैसी है। दूसरा है अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन, अब पर्याप्त मात्रा में अगर भोजन नहीं मिल पा रहा है तो व्यक्ति क्या होगा? उसको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, शरीर विभिन्न क्रियाओं के लिए संपन्न नहीं होगा, उसकी मांसपेशियों में जो वसा संग्रहित होंगे, वो क्या होंगे? वसा का वही जो वसा होंगे वो क्या करेंगे? उपयोग करेंगे और व्यक्ति को जब सही मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, उसको पोषण नहीं मिल पाएगा तो व्यक्ति क्या होगा? दुबला-पतला हो जाएगा, उसका वज़न कम हो जाएगा। तो उसका निरंतर वज़न भी कम होता रहता है और व्यक्ति दुबला-पतला भी हो जाता है। तो व्यक्ति को अपर्याप्त भोजन मिलना भी क्या होता है? ये एक अल्पभारता का कारण होता है। अगला आ जाता है अत्यधिक क्रियाशीलता। अत्यधिक क्रियाशीलता, जब व्यक्ति अत्यधिक श्रम करता है, खेत में जैसे हल चलाता है, बोझ ढोता है या कोई कठिन व्यायाम करता है, तब उसके शरीर में जो ऊर्जा की माँग होती है, वो बढ़ जाती है। अगर कठिन श्रम करने के बाद जो ऊर्जा है, वो सही मात्रा में नहीं मिल पाती है, उसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? दुबला हो जाता है या फिर वो अल्पभार का शिकार हो जाता है। अगला है अत्यधिक उपापचयात्मक क्रियाशीलता। अब अत्यधिक उपापचयात्मक क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक आंतरिक उपापचय क्रियाशीलता जो होती है वो व्यक्ति को दुबलापन होता मतलब दुबला-पतला बना देता है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो खाते जाते हैं लेकिन उनके शरीर में लगता नहीं है कुछ। तो मतलब वो व्यक्ति खाना कहीं नहीं लगता है, खाएँगे तो पतले-दुबले से हैं, खा जाएँगे 7-7 8-8 रोटी, लेकिन उनके शरीर में कहीं लगता ही नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है अल्पभार का। दूसरा होता है रोग। रोग, अब कई रोग की अवस्था में व्यक्ति दुबला हो जाता है। जैसे जैसे अगर व्यक्ति को बुखार है, लंबे समय तक है, अतिसार है उसको, हैजा है या फिर उसे एनीमिया है, मलेरिया है, क्षय रोग है, पेचिश है, तो जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसा हो जाता है? दुबला हो जाता है। इस अवस्था में मतलब जो बीमारी की अवस्था है, इसमें शरीर में कैलोरी की माँग बढ़ जाती है, लेकिन भूख कम हो जाती है। तो भरपेट व्यक्ति भोजन नहीं करता है, अगर भरपेट भोजन नहीं करेगा तो उसका वज़न घट जाता है। मतलब कैसे? जैसे आपके शरीर में बीमारियों की स्थिति में जो ऊर्जा की माँग होती है ना, वो बढ़ जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे हर बीमारी तो सबको नहीं है लेकिन बुखार रहना ये एक हर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है मतलब 2-4 दिन बुखार रहना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है आपका खाने का मन नहीं करता है, आप खाते नहीं हैं लेकिन ऊर्जा की माँग बढ़ गई है। तो जब आप भोजन नहीं करेंगे, ऊर्जा की माँग बढ़ गई है तो ऐसे में आपका जो वज़न होगा वो घट जाएगा और आप कैसे हो जाएँगे? आप दुबले-पतले हो जाएँगे। अगला है तनाव। तनाव तनाव भी दुबलेपन का एक कारण होता है। तनाव के कारण व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और वो भरपेट भोजन नहीं करता है। कई बार उसे क्या होता है क्रोध आता है, भय, पीड़ा ये सारे कारण जो होते हैं ना इससे भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। और अगर व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है तो व्यक्ति क्या होगा खाना नहीं खाएगा तो उसका वज़न घटेगा तो किसका शिकार हो जाएगा? तो वो अंडरवेट हो जाएगा, ठीक? और अंडरवेट और ओवरवेट ये दोनों मैंने वो जो हमने थंबनेल लगाया है वहाँ पर दोनों इमेज लगी है तो मैंने यहाँ पर कोई इमेज नहीं लगाई है बाकी आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो एक अंडरवेट होता है और जो ओवरवेट होता है वो कैसा दिखता है। ये तो हमने चर्चा की किस पर?
ये तो हमने चर्चा की कि जो अल्प भार होता है इसका कारण क्या हो सकता है। अब जब कोई व्यक्ति अल्प भार से ग्रसित है, तो उसके कुछ परिणाम भी होंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति मोटा है, तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। दुष्परिणाम क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति है मोटा, तो हमने उसके परिणाम पर चर्चा नहीं किया है। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति मोटा हो गया है, काफ़ी मोटा हो गया है, तो उसके कुछ दुष्परिणाम तो भी होंगे। तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? यहाँ पर हम अल्प भार में देखेंगे। जो अल्प भार में पहले तो हम जान लेते हैं कि जो अगर व्यक्ति मोटा है तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। पहला, उसकी कार्य क्षमता में असमर्थता आ जाएगी। उसकी जो हृदय संवाहनियाँ हैं उसमें अव्यवस्था आ जाएगी। निद्रा में भी उसके जो है बाधा आएगी। दुर्घटना का मुख्य जो कारण होता है वो भी मोटापा हो सकता है। मोटे व्यक्ति के साथ दुर्घटना होना जो दुर्घटना होती है वो संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे पक्ष होते हैं किसके अगर मोटापा है उसके मोटापा के जो है कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो अल्प भार है उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? कार्य क्षमता में कमी। अगर कोई व्यक्ति दुबला-पतला है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी कार्य क्षमता में भी कमी आ जाएगी। वो कार्यों को उतनी सकुशलता से नहीं कर पाएगा जितना वो स्वस्थ होने पर करेगा। स्वस्थ होने पर करेगा का मतलब क्या? कि जैसे अगर वो अल्प भार में आ रहा है तो वो स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थ है। दूसरा है प्रजनन क्षमता में कमी। प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी, समायोजन नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति अंडरवेट है तो समायोजन भी नहीं कर पाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो पॉइंट छूट गया है मेरा, कि जैसे जो व्यक्ति अंडरवेट है ना, उसको पीईएम, अब कमेंट करके आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताएँगे कि नहीं बताएँगे? बताएँगे, हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, वो किससे होता है? जो अंडरवेट होते हैं ना, वो इससे ग्रसित हो जाते हैं। ठीक? अगला हमने क्या देखा? हमने दुष्परिणाम देखा, क्या? तो इनमें जो है श्वसन संबंधी रोग की संभावना बढ़ जाती है और इनको टीबी जल्दी से हो जाता है, टीबी होने की संभावना जो होती है वो भी बढ़ जाती है। इनका शारीरिक ताप बनाए रखने में भी परेशानी होती है। इनमें जो है प्रजनन क्षमता तो आपने देख ही लिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्रियों के बच्चों को अल्पभारता होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे इसके दुष्परिणाम होते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अल्पभारिता में ना 2 खाद्य विकार आते हैं और यहाँ से जो आपका ये नीचे वाला दिया गया है, ये आपका अभी जो बिहार में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। तो ये क्या होता है, ये जो दोनों खाद्य विकार होते हैं, ये गर्ल्स में पाई जाती हैं। नर्वोसा में जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, जो लड़कियाँ होती हैं, वो खाना ही नहीं खाती हैं। अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं, वो खाना ही नहीं खाती हैं। आपने देखा होगा जो ये हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, जो हीरोइन होती हैं वहाँ की, जो इनका कैसे जो इनका फ़िगर होता है, ऐसा फ़िगर पाने के लिए जो लड़कियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब वो खाना ही नहीं खाती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, व्यक्ति खाना ही नहीं खाता है खुद को दुबला-पतला रखने के लिए। और दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। अब बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति खाना तो खाता है, लेकिन उसे किसी तरह से, जैसे उल्टी करके या किसी तरह से भी उस खाद्य पदार्थ को तुरंत निकाल देता है। तो मतलब खाना तो खाएँगे, उनको खाने का इच्छा होगी, वो खाना तो खाएँगे, लेकिन उसको तुरंत उल्टी कर कर निकाल देंगे, कै के द्वारा वो निकाल देंगे ताकि उनके शरीर में वो खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ लगे ना, ठीक?
तो ये क्या होती हैं, ये दोनों आपको दोनों का नाम ध्यान रखना है और आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, उसमें व्यक्ति खाना ही नहीं खाता है और दूसरे में जो बुलिमिया है, उसमें खाता तो है लेकिन उसको उल्टी कर देता है मतलब निकाल देता है। अब ये हम इसके बारे में भी डाइट देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अल्प भार से ग्रसित है, तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? पहली बात, उसकी कैलोरी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, उसको कैलोरी अधिक देना चाहिए। दूसरा, पोषक तत्व अधिक देना चाहिए, मतलब सारे पोषक तत्व उसको हमें बढ़ा कर देने चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फिर फैट हो, हर चीज़ उसको हमें बढ़ाकर देनी चाहिए। हरी सब्जी, फल इन सब का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सीएचओ की मात्रा अधिक देना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सीएचओ की मात्रा उसे अधिक देना चाहिए। खुशनुमा माहौल देना चाहिए। अगर व्यक्ति आपने देखा होगा जो व्यक्ति तनाव से ग्रसित हैं, आप उन्हें कुछ भी दे दीजिए, चाहे कितना फल दे दीजिए, फैट दे दीजिए, मतलब उसे घी, तेल, मेवा, मिश्री कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन अगर वो खुशनुमा माहौल में नहीं है ना, तो वो मोटा नहीं हो सकता है। वो दुबला ही रहेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को अंडरवेट है, अगर उसे हमें उसकी डाइट में चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हमें उसे एक खुशनुमा माहौल भी देना चाहिए। तो ये सिर्फ़ आपका किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपको अपने जीवन में भी इन चीज़ों को देखने को मिलता है और करना चाहिए, ठीक? तो ये सारी चीज़ें थी, हमने देख लिया ओवरवेट, अंडरवेट, ओबेसिटी। हमने इन तीनों पर चर्चा कर लिया और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये आज हमने न्यूट्रिशन साइंस को समाप्त कर लिया। अब हमें न्यूट्रिशन साइंस की थ्योरी नहीं करनी है। जो आपका 1-2 पॉइंट बचा है, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो ये आज हमारा समाप्त हो गया न्यूट्रिशन साइंस। अब अगले 2-4 दिन तक हम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ जो है न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम टेक्सटाइल अपना वापस स्टार्ट कर देंगे। हमारी 5 या 6 क्लासेस हुई हैं, तो उसके साथ ही हम उसको कंटिन्यू करेंगे और जो फूड टर्म थे और जो किचन टर्म थे, उसका जो पीडीएफ है, वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर जॉइन कर सकते हैं और पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ आपको हर दिन नहीं मिलने वाली है, बस वही 2 पीडीएफ मैंने आपको दिया है। बाकी चीज़ें आप नोट कीजिए, उसको रिवीज़न कीजिए और जो मैंने आपको बोला है कि बीएमआई, आप सभी को अपनी-अपनी बीएमआई बतानी है, ठीक? बस आज के लिए यही इतना रखते हैं, कल से हमारी चलने वाली है प्रैक्टिस। तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।